नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा। आज फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि राजस्थानी भाषा साहित्य से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में प्रमुख कृतियों को भी शामिल किया गया है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस टॉपिक में से अगर आपके कोई भी प्रश्न आता है तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। लिख कर ले सकते हैं आप इस चीज़ को, क्योंकि मैंने पूरा जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है उसका निचोड़ इसमें शामिल किया गया है और जो पेपर बनता है दोस्तों वो भी इसी बुक में से बनता है, क्योंकि ये प्रामाणिक बुक है, कोई भी विवाद ना हो इसलिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से ही पेपर बनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो लेक्चर है, इसमें 55 प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, सारे प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे हम। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपका मूल्यांकन भी सही हो सके और आपको नई नई जानकारी भी प्राप्त हो सके। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों, भारतीय भाषा विषय कोश जिसको इंग्लिश में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखी। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ये पुस्तक लिखी। दोस्तों हिंदी में भी इसका नाम याद रखना, भारतीय भाषा विषय कोश और इंग्लिश में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न ये रहा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? दक्षिणी राजस्थानी में इन्होंने निमाड़ी और भीली बोली को रखा है और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में इन्होंने रागड़ी और सोंदवाड़ी को रखा है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थानी में ढारकी और बागड़ी इनको रखा है दोस्तों। और उत्तर पूर्वी, जी हाँ दोस्तों, उत्तर पूर्वी राजस्थानी में इन्होंने खड़ी और तोरावटी को नहीं रखा है दोस्तों। उत्तरी पूर्वी मध्य राजस्थानी की बोलियां हैं खड़ी और तोरावटी, जबकि उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की जो बोलियां हैं उनमें रखा है दोस्तों इन्होंने दो बोलियां हैं, मेवाती और अहिरवाटी। जी हाँ दोस्तों, मेवाती और अहिरवाटी को इसमें रखा है उत्तर पूर्वी राजस्थानी में, जबकि खड़ी और तोरावटी जो है ये ढूंढाड़ी की उप बोलियां हैं और इसको पूर्वी मध्य राजस्थानी बोलियों में रखा है। इसको अच्छी तरीके से आप याद रखना। तीसरा प्रश्न देखिएगा, एल पी टेसिटोरी के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है आपको देखना है। यह राजस्थानी भाषा में साहित्य विशेषज्ञ इटली के विद्वान थे, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। इन्होंने रामचरितमानस विषय पर पीएचडी की उपाधि भी धारण की थी। और सी वाला देखिए, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता ने इन्हें हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपूताना के सुपरिंटेंडेंट नियुक्त किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। डी वाला देखिए, इन्होंने इंद्रिय पराजय और नचिकेत की कथा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, दोस्तों ये गलत है। इन्होंने इसका इटली भाषा में अनुवाद किया था। जी हाँ दोस्तों, इटली भाषा में अनुवाद किया था, इटालियन भाषा में इसका अनुवाद किया था, इटालियन भाषा में इसका अनुवाद किया था इन्होंने। कौन सी भाषा में? इटालियन भाषा में इसका अनुवाद किया था, इसलिए ये वाला विकल्प डी वाला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न देखिए, लू, बादड़ी, बसंत, सांझ और डाफर किसकी कृतियाँ हैं? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार चंद्र सिंह की कृतियाँ। जी हाँ दोस्तों, चंद्र सिंह की कृतियाँ हैं ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पांचवा प्रश्न, प्राचीन राजवंश व कोइंस ऑफ इंडिया ग्रंथ किसने लिखे दोस्तों? तो यह जो ग्रंथ लिखे हैं दोस्तों ये विश्वेश्वर नाथ रेव ने लिखे। जी हाँ दोस्तों, विश्वेश्वर नाथ रेव ने ये दोनों ग्रंथ लिखे हैं। छठा प्रश्न देखिएगा, राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम ज्ञात कृति जिसकी रचना 778 ईस्वी में जैन मुनि उद्योतन सूरी ने की थी, कौन सी कृति है दोस्तों? तो बहुत महत्वपूर्ण कृति है दोस्तों, क्योंकि राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम कृति है और इसका विवरण भी जानना आपको जरूरी है, वो आगे हम देखेंगे। तो कुवलय माला ये कृति है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कुवलय माला जो कृति है इसकी रचना जैन मुनि उद्योतन सूरी ने की थी। कब की थी? तो 778 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट देखते हैं सातवां प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है यानी कि गलत है? तो जम्बू स्वामी का स्थूल भद्र रास व रेवती गिरिराज देखिएगा, सोम सुंदर सूरी, नेमिनाथ नवरस फाग और हीरा
नंद सूरी का मुनिपति राजर्षि चरित्र। तो पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों। डी वाला गलत है। डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पद्मनाभ ने छंद जेतसिरो नहीं लिखो, पद्मनाभ ने कान्हड़ दे प्रबंध लिखा। क्या लिखा दोस्तों? कान्हड़ दे प्रबंध लिखा है इन्होंने। छंद जेतसिरो बिटू सूजा ने लिखा दोस्तों। किसने लिखा? बिटू सूजा ने लिखा है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला आपका विकल्प गलत हो जाएगा। पद्मनाभ ने कान्हड़ दे प्रबंध लिखा है। 8वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही बताना है आपको। तो बादर दाढ़ी की रचना वीरभायण चारण शैली की प्रारंभिक रचना मानी जाती है। तो बिल्कुल मानी जाती है दोस्तों, बिल्कुल प्रारंभिक रचना मानी जाती है। बी वाला देखिए, इसमें रावल मल्लीनाथ और उसके ज्येष्ठ पुत्र जगमाल की वीरतापूर्ण कार्यों का विवरण मिलता है। तो ये भी मिलता है दोस्तों। सी वाला देखिए, गांडन शिवदास कृत अचलदास खींची रिवचनिका तुकांत गद्य पद्य रचना है। तो यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। सारे विकल्प इसके सही है दोस्तों, इनको याद रखना एज इट इज। बादर दाढ़ी की रचना वीरभायण जो है वो चारण शैली की प्रारंभिक रचना है, और इसमें जो है रावल मल्लीनाथ और उनके ज्येष्ठ पुत्र जगमाल की वीरतापूर्ण कार्यों का विवरण मिलता है। शिवदास गांडन है, जी हाँ दोस्तों, या गांडन शिवदास हैं, इन्होंने अचलदास खींची वचनिका लिखी है, जो तुकांत गद्य पद्य मिश्रित रचना है। तो उपयुक्त सभी कथन इसके लिए सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिएगा, कौन सा विकल्प असंगत है यानी कि गलत है? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, बिल्कुल सही है। दलपत विजय ने खुमाण रासो लिखा है, बिल्कुल सही है। नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो लिखा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दुरसा आड़ा ने मारवाड़ परगनारी विगत लिखा है क्या? तो नहीं लिखा है दोस्तों। तो किसने लिखा है दोस्तों? तो ये मोहनोत नैण सिंह ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, मोहनोत नैण सिंह ने मारवाड़ परगनारी विगत लिखा है दोस्तों। तो इसको एज इट इज याद रखना आप। 10वां प्रश्न देखिएगा, आसिया शाखा का चारण कवि बांकीदास एक आशु कवि और गद्य पद्य काव्य का लेखक था। इसने कौन सा ग्रंथ लिखा है दोस्तों? तो इसने कौन सा ग्रंथ लिखा है? इसने बांकीदास की ख्यात लिखा है जी दोस्तों। कौन सा ग्रंथ लिखा है? बांकीदास की ख्यात लिखा है। वंश भास्कर और वीत सत्सई सूर्यमल मिश्रण की रचना है, और चेतावनीरा चुंगटिया केसर सिंह बाराहट की रचना है। इनको भी आप याद रखना। 11वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों कि कौन से सही है और कौन से गलत है। जैन साहित्य शांत रस से ओतप्रोत है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। राजस्थानी गद्य साहित्य की समृद्धि का श्रेय चारण लेखकों को जाता है, तो यह भी सही है। हरिभद्र सूरी ने धूर्ताख्यान और नेमिनाह चरियु ग्रंथ लिखे, तो ये भी सही है। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों ही क्या दोस्तों? तीनों के तीनों ही सही है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। जी हाँ दोस्तों, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 12वां प्रश्न, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है आपको, कौन से विकल्प सही है या कौन से गलत हैं। तो धनपाल ने सच्चर्यु महावीर लिखा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सच्चर्यु महावीर लिखा है। और हेमचंद्र ने देसी नाम माला लिखा है दोस्तों। बिल्कुल देसी नाम माला लिखा है हेमचंद्र ने। कवि धर्म ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? स्थूलीभद्र रास। जी हाँ दोस्तों, स्थूलीभद्र रास लिखा है। तो तीनों के तीनों ही विकल्प क्या है? सुमेलित है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उक्त सभी आपका विकल्प सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिएगा, बीसल देव रासो। जी हाँ दोस्तों, बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो दोस्तों बीसल देव रासो जो है वो नरपति नाहल की रचना है। जी हाँ दोस्तों, नरपति नाहल की रचना है। सारंगधर की कौन सी रचना है? हम्मीर रासो है दोस्तों। जोधराज की भी हम्मीर रासो है। चंद्रशेखर की कौन सी है दोस्तों? हम्मीर हट चंद्रशेखर की रचना है। इनको भी आप याद रखना। 14वां प्रश्न, गोरा बादल री चौपाई किसने लिखी? तो दोस्तों गोरा बादल री जो चौपाई है ये हेमरतन सूरी ने लिखी। जी हाँ दोस्तों, हेमरतन सूरी ने इसको लिखा है। किसको? गोरा बादल री चौपाई ने। कवि कल्लोल ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो कवि कल्लोल ने ढोला मारूरा दुहा लिखा। जी हाँ दोस्तों, ढोला मारूरा दुहा लिखा कवि कल्लोल ने। कवि भीम ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो कवि भीम ने लिखा है दोस्तों
सदैव वत्स चरित्र, जी हाँ दोस्तों, सदैव वत्स चरित्र लिखा है कवि भीम ने। असाइयत ने कौन सा ग्रंथ लिखा? असाइयत ने हंसावली ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? हंसावली लिखा। सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, जो प्रश्न इसमें है वही महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ वह भी महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको व्याख्या को भी बहुत अच्छी तरीके से सुनना और समझना है, तभी जाके आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो पाएगा। 15वां प्रश्न देखिएगा, लेखक व कृतियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। पृथ्वीराज राठौड़, वेली कृष्ण रुक्मणीरी लिखा है इन्होंने, मीरा ने पदावली और नरसी जीरो मायरो लिखा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सायाजी झूला ने नाग दमन और रुक्मणी हरण लिखा है दोस्तों। बालकनाथ ने अलख पच्चीसी, अनुभव प्रकाश और चतुर चिंतामणि ग्रंथ नहीं लिखे हैं दोस्तों। तो किसने लिखे हैं दोस्तों? तो ये चतुर सिंह ने लिखे। किसने लिखे? चतुर सिंह ने लिखे हैं दोस्तों तीनों ग्रंथ। इनको याद रखना, डी वाला विकल्प आपका इस प्रश्न का सही आंसर है। 16वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बेताल 25, सिंहासन 32, सुआ 72 और हितोपदेश आदि संबंधित हैं। किससे संबंधित है दोस्तों? चारण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य या संत साहित्य? तो दोस्तों आपको इसको देखने से ही पता लग रहा होगा, ये ब्राह्मण साहित्य से संबंधित राजस्थानी कृतियां हैं दोस्तों। किस साहित्य से? ब्राह्मण साहित्य से। नेक्स्ट देखिएगा 17वां प्रश्न, राजस्थानी लोक साहित्य में पहेलियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, पहेलियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पहेलियों को आड़ी भी कहा जाता है, पाली भी कहा जाता है, हियाली भी कहा जाता है, उक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उक्त सभी को कहा जाता है राजस्थानी भाषा में पहेलियों को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेमेल है या गलत है? कक्का, जी हाँ दोस्तों, कक्का क्या है तो बताना है दोस्तों। कक्का वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण से प्रारंभ जो रचना होती है उसको कक्का बोलते हैं। ख्यात, लोक प्रसिद्ध व्यक्ति की उपलब्धियों का विवरण ख्यात बोला जाता है दोस्तों। दवावेत, तुकांत रचना को दवावेत बोला जाता है दोस्तों। और दूहा क्या है दोस्तों? राजस्थानी काव्य का मातृक छंद दूहा नहीं है दोस्तों। राजस्थानी काव्य का जो मातृक छंद है दोस्तों वो एक तो झमाल है, जी हाँ दोस्तों, एक तो झमाल है और एक है झूलना। जी हाँ दोस्तों, झूलना। ये राजस्थानी काव्य के मातृक छंद है, इनको ऐसे कैसे याद रखना है आपको। ओके दोस्तों, चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न ये रहा आपके लिए, राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? इनको धमाल बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, धमाल बोला जाता है। और होली के अवसर पर गाया जाने वाला एक राग भी धमाल है दोस्तों। किसी व्यक्ति और राजवंश की प्रशंसा में जो लिखा जाता है उसको प्रशस्ति बोलते हैं। और किसी व्यक्ति के जीवन पर प्रकाश डालने वाली कृति प्रकाश कहलाती है। और किसी संत या प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंधित जो रचना होती है उसके परिचय से, जीवन परिचय से जो संबंधित रचना होती है उसको पर्ची बोला जाता है। तो चारों विकल्प आपको समझना है दोस्तों। 20वां प्रश्न देखिए, राजस्थानी साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं, इतिहास प्रसिद्ध पात्रों व पौराणिक आख्यानों को लेकर लिखी गई छोटी छोटी रचनाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? तो छोटी छोटी रचना से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों, इनको बात कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? बात कहा जाता है। बात इसका सही आंसर है दोस्तों। रासो जो होता है दोस्तों, रासो किसी वंश या किसी राजा का संपूर्ण जीवन विवरण होता है। और 12 मासा, जी हाँ दोस्तों, 12 मासा जो है 12 महीनों का विवरणात्मक विवरण होता है किसी रचना में, तो उसको 12 मासा बोला जाता है। 12 मासा का प्रारंभ जो है दोस्तों आषाढ़ मास से होता था। मर्षा किसी व्यक्ति की मृत्यु पर शोक गीत जो लिखे जाते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर शोक गीत को मर्षा बोला जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? इस प्रश्न का आंसर बात है दोस्तों। 21वां प्रश्न देखिएगा, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को दर्शाने वाला काव्य रचना जो है क्या कहलाती है दोस्तों? क्या कहलाती है दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों ये रूपक कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, रूपक कहलाती है। बाकी की वचनिका, विगत संपूर्ण विवरण होता है दोस्तों। और विलास जो है दोस्तों आमोद प्रमोद विषयक रचना है दोस्तों। विलास क्या है दोस्तों? आमोद प्रमोद विषयक रचना को विलास बोला जाता है। और वचनिका भी राजस्थानी साहित्य की एक विधा है। 22वां प्रश्न, मूल रचना की स्पष्टीकरण हेतु पत्र के किनारे पर लिखी गई टिप्पणी को क्या कहा जाता है दोस्तों? बहुत स्टार प्रश्न है दोस्तों। तो इसको क्या कहा जाता है? बालावबोध, टब्बा, शबद या
साखी। तो दोस्तों इसको टब्बा कहा जाता है, टिप्पणी को तो टब्बा कहा जाता है दोस्तों। और यदि बड़ा विवरण दिया जाता है उसके स्पष्टीकरण हेतु जो विवरण होता है उसको बाला उबोध कहा जाता है, यानी कि टब्बा का बड़ा रूप है वो बाला उबोध है दोस्तों। और शब्द, जी हाँ दोस्तों, शब्द जो है ये लोक संत या लोक देवताओं की जो वाणी है वो शब्द कहलाती है। और साखी जो दोस्तों हैं, साखी क्या है? साखी का हिंदी रूप साक्षी है। जी हाँ दोस्तों, साखी का हिंदी रूप साक्षी है। तो साक्षी किसी भी घटना का आंखों देखा विवरण होता है वो साखी होता है दोस्तों। इसको भी आप याद रखना इसी तरीके से। 23वां प्रश्न देखिएगा, अजितोदय किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, अजितोदय किसकी रचना है? तो दोस्तों अजितोदय जो है ये भट्ट जगजीवन की रचना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भट्ट जगजीवन की रचना अजितोदय है। तो आप ये बताइए जयानक भट्ट की रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज विजय जो है जयानक भट्ट की है। नयन चंद्र सूरी की रचना जो है दोस्तों हम्मीर महाकाव्य है। और शिवदास गांडन की जो रचना है वो अचलदास खिचीरी वचनिका है। इन सभी को आप याद रखना, सुनना है दोस्तों और समझना है अच्छी तरीके से। 24वां प्रश्न, अमीरनामा किसने लिखी? पंडित जीवधर, मुंशी भुसावन लाल या जयसोम या पद्मनाभ? तो दोस्तों मुंशी भुसावन लाल ने अमीरनामा लिखा है। तो पंडित जीवधर ने क्या लिखा? तो पंडित जीवधर ने क्या लिखा? अमरसार लिखा दोस्तों। अमरसार जो लिखा है वो पंडित जीवधर ने लिखा है। जयसोम ने क्या लिखा है? तो जयसोम ने कर्मचंद्र वंशोत्कीर्त काव्यम लिखा है दोस्तों। इसको सुन लीजिए, आप समझ लीजिए। जयसोम ने क्या लिखा? कर्मचंद्र वंशोत्कीर्त काव्यम लिखा है। पद्मनाभ ने कान्हड़ दे प्रबंध लिखा है। जी हाँ दोस्तों, पद्मनाभ ने कान्हड़ दे प्रबंध ग्रंथ लिखा है। इसको भी आप याद रखना। कान्हड़ दे प्रबंध जो लिखा है वो पद्मनाभ ने लिखा है। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न ये रहा, जान कवि या नियामत खां कायम खां रासो लिखा है दोस्तों। दलपत विजय, जी हाँ दोस्तों, दलपत विजय ने खुमाण रासो लिखा है। काशी छंगाणी ने छत्रपति रासो लिखा है। चंद्रबरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा है दोस्तों? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, पद्मावत जो लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। जबकि चंद्रबरदाई ने कौन सा लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखा है दोस्तों। कौन सा ग्रंथ लिखा है? पृथ्वीराज रासो। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज रासो जो लिखा है चंद्रबरदाई ने लिखा है। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 26वां प्रश्न, पाबू प्रकाश किसने लिखा? पाबू प्रकाश किसने लिखा दोस्तों? मोड़ा आसिया, जाचक जीवन या मेरुतुंग या शाह बखतराम? तो दोस्तों मोड़ा आसिया ने पाबू प्रकाश लिखा। जी हाँ दोस्तों, पाबू प्रकाश मोड़ा आसिया ने लिखा। जाचक जीवन ने क्या लिखा? तो प्रताप रासो लिखा। जी हाँ दोस्तों, प्रताप रासो जो लिखा ये जाचक जीवन ने लिखा है दोस्तों। मेरुतुंग ने क्या लिखा है? मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखा है दोस्तों। प्रबंध चिंतामणि। शाह बखतराम ने क्या लिखा है दोस्तों? तो शाह बखतराम ने बुद्धि विलास लिखा। क्या लिखा? बुद्धि विलास लिखा। बहुत सी परीक्षाओं में आया हुआ है दोस्तों। बुद्धि विलास किसने लिखा? तो शाह बखतराम ने लिखा है दोस्तों। इसको इसी तरीके से आप याद रखना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 27वां प्रश्न, पृथ्वीराज चरित्र किसकी रचना है दोस्तों? तो पृथ्वीराज चरित्र जो रचना है दोस्तों ये माणिक चंद्र सूरी की रचना है। किसकी रचना है? माणिक चंद्र सूरी की रचना है ये, इसको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 28वां, कवि नरोत्तम की रचना कौन सी है? तो कवि नरोत्तम की जो रचना है दोस्तों वो है मानचित्र रासो। जी हाँ दोस्तों, मानचित्र रासो जो है कवि नरोत्तम की रचना है। मुंडियार्री ख्यात किसकी रचना है दोस्तों? तो मुंडियार्री ख्यात बताइएगा। ये मुंडियार्री ख्यात मारवाड़ से संबंधित है। राज प्रकाश किसने लिखा दोस्तों? तो राज प्रकाश जो लिखा है दोस्तों किशोर दास ने लिखा। जी हाँ दोस्तों, किशोर दास ने लिखा है इसको, राज प्रकाश को। और दोस्तों जो राज रत्नाकर है, जी हाँ दोस्तों, राज रत्नाकर है, ये किसने लिखा? ये सदाशिव ने लिखा। किसने लिखा दोस्तों? ये सदाशिव ने लिखा। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या है दोस्तों? कवि नरोत्तम ने कौन सी रचना लिखी? तो मानचित्र रासो लिखी कवि नरोत्तम ने। देखिएगा दोस्तों 29वां प्रश्न, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है या असुमेलित है? तो राजवल्लभ मंडल ने लिखा है दोस्तों। राजविनोद जो लिखा है सदाशिव भट्ट ने लिखा है। राज प्रकाश सदाशिव ने नहीं लिखा है दोस्तों। राज प्रकाश जो लिखा है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों किशोर दास ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, किशोर दास ने लिखा है। इसको इसी तरीके से याद रखना है। किशोर दास ने राज प्रकाश लिखा है दोस्तों। वीर विनोद कविराजा श्यामल दास ने लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों सदाशिव ने क्या लिखा है? तो सदाशिव ने लिखा है दोस्तों
राज रत्नाकर, जी हाँ दोस्तों, सदाशिव ने एक ग्रंथ लिखा है राज रत्नाकर, इसको भी आप याद रखना। राज रत्नाकर ग्रंथ की रचना सदाशिव ने की है, जबकि राज प्रकाश की रचना किशोर दास ने की है। नेक्स्ट प्रश्न, 30वां प्रश्न, समर इच्छ कहा किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, समर इच्छ कहा किसकी रचना है? तो ये हरिभद्र सूरी की रचना है। जी हाँ दोस्तों, हरिभद्र सूरी की रचना है। जबकि जोधराज ने, जी हाँ दोस्तों, जोधराज ने हम्मीर रासो लिखा, हम्मीर रासो लिखा, और महेश दास ने भी हम्मीर रासो लिखा, और करणीदास ने सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना की। इनको इसी तरीके से आपको याद रखना है। 31वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्टार प्रश्न है सारे के सारे ही। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि गलत है? राजस्थानी भाषा का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और डॉक्टर LP टेस्टिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आ चुकी थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। उद्योतन सूरी के ग्रंथ कुवलय माला में 24 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, इसको देखना है। डी वाला देखिए, आई ने अकबरी में अबुल फजल ने प्रमुख भाषाओं में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया है, तो बिल्कुल किया है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, क्योंकि उद्योतन सूरी के ग्रंथ कुवलय माला में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, 24 का नहीं, 24 का नहीं मिलता है दोस्तों, 18 का मिलता है। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा वाला? सी वाला। नेक्स्ट देखिएगा, 32वां प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है ये वाला कथन। दूसरा देखिए, डॉक्टर LP टेस्टिटोरी ने इंडियन एंटीक्वेरी पत्रिका में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला है, बिल्कुल डाला है दोस्तों। तीसरा देखिएगा, डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार पूर्वी राजस्थानी अवधी भाषा से प्रभावित है, तो दोस्तों ये वाला विकल्प गलत है। ये वाला विकल्प क्यों गलत है? क्योंकि नामवर सिंह के अनुसार पूर्वी राजस्थानी भाषा है वो प्रभावित है ब्रज भाषा से। जी हाँ दोस्तों, ब्रज भाषा से प्रभावित है। कौन सी भाषा से? ब्रज भाषा से प्रभावित है, न कि अवधी भाषा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर खोजते हैं दोस्तों, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है यानी कि गलत है। तो कौन सा गलत है? केवल तीसरा वाला गलत है, तो इस हिसाब से बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी भाषा का विकास गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं? कौन मानते हैं दोस्तों? तो बताना है आपको, बताइए। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया या कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी या डॉक्टर LP टेस्टिटोरी? तो दोस्तों तीनों के तीनों ही जो हैं राजस्थानी भाषा का जो विकास है वो किससे मानते हैं? गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं। मोतीलाल मेनारिया, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और LP टेस्टिटोरी। तो राजस्थानी भाषा का विकास किससे मानते हैं? ये मानते हैं गुर्जरी अपभ्रंश से। नेक्स्ट देखिएगा, 34वां प्रश्न, पिंगल, डिंगल और पिंगल क्या है दोस्तों? तो डिंगल व पिंगल राजस्थानी भाषा के छंद है, राजस्थानी भाषा की रचनाएं हैं, या राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है, या राजस्थानी बोलियां हैं? तो दोस्तों ये राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है। जो पूर्वी राजस्थान की भाषा है वो पिंगल है। जी हाँ दोस्तों, जो पूर्वी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है जो वो पिंगल है, और पश्चिमी राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल है। इनको इसी तरीके से आप याद रखना है। मारवाड़ी का जो साहित्य है वो डिंगल कहा जाता है, ओके, और ढूंढाड़ी और मेवाती वगैरह का जो साहित्य है वो पिंगल कहा जाता है। मुझे कमेंट करके बताइए कि डिंगल का हेरोस किसको कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, डिंगल का हेरोस किसको कहा जाता है? 35वां प्रश्न, पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली नहीं है। पूर्वी राजस्थानी भाषा है उसकी बोली कौन सी नहीं है? तो दोस्तों अहिरवाटी है, बिल्कुल दोस्तों, अहिरवाटी और मेवाती ये बिल्कुल है। ढूंढाड़ी भी जो जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों। शेखावटी इसकी बोली नहीं है। शेखावटी पश्चिमी राजस्थानी की बोली है। 36वां प्रश्न देखिएगा, विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है दोस्तों? तो विशुद्ध मारवाड़ी जो है दोस्तों जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? जोधपुर क्षेत्र में विशुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है। 37वां प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है यानी कि गलत है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में बागड़ी बोली बोली जाती है, तो बिल्कुल बोली जाती है। ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली कहा है, तो बिल्कुल कहा है दोस्तों। इसमें चे और छे का उच्चारण से किया जाता है, तो ये भी किया जाता है दोस्तों। और इसमें डी वाला देखिए, इसमें भूतकाल की सहायक क्रिया था
के स्थान पर छो किया जाता है। दोस्तों छो नहीं किया जाता है, इसको किया जाता है दोस्तों हतो। जी हाँ दोस्तों, हतो किया जाता है। बागड़ी बोली में जो भूतकाल की सहायक क्रिया था है उसको क्या कहा जाता है, छो के स्थान, छो नहीं कहा जाता है, हतो। हतो या हतो इस तरीके से बोला जाता है। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखना है, महाराणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो बिल्कुल किया गया है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी बोली में है। तो यह भी सही है दोस्तों। और ईसाई मिशनरियों ने बाइबिल का ढूंढाड़ी में अनुवाद करके प्रकाशित किया था। तो ये भी सही है। तो दोस्तों डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों आपको भी लग रहा होगा कि वाकई में प्रश्न है दोस्तों मैंने बहुत अच्छी तरीके से राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी को पढ़ करके और उसको समझ करके ये प्रश्न खुद बनाए हैं दोस्तों, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं। इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए। और दोस्तों इससे पहले भी मैं इस बुक को कई बार पढ़ चुका हूँ दोस्तों। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा है और उसके बाद में आपके लिए ये प्रश्न लेकर आया हूँ। इसलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो को आप अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देख सकते हैं दोस्तों। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी है दोस्तों? तो चौरासी, राजावटी, नागरचोल या उक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उक्त सभी जो है ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। कौन कौन सी है? चौरासी, राजावटी और नागरचोल। नेक्स्ट देखिएगा 40वां प्रश्न देखिए, संत लालदास, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई और डूंगर सिंह आदि की रचनाएं किस बोली में लिखी गई है दोस्तों? तो ढूंढाड़ी या मेवाती या हाड़ौती या तोरावटी। तो दोस्तों ये साहित्य जो लिखा गया है ये लिखा गया है मेवाती। जी हाँ दोस्तों, मेवाती बोली में लिखा गया है जो कि ढूंढाड़ी की उपबोली है। 41वां प्रश्न देखिएगा, किस बोली पर गुजराती और मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? किस भाषा पर मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है दोस्तों मालवी भाषा पर। जी हाँ दोस्तों, मालवी भाषा पर गुजराती और मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। 42वां प्रश्न, नीमाड़ी और रागड़ी किसकी उपबोलियां हैं? तो दोस्तों ये उपबोलियां हैं मालवी की। जी हाँ दोस्तों, नीमाड़ी और रांगड़ी जो है मालवी भाषा की उपबोलियां हैं, मालवी बोली की उपबोलियां हैं ये दोस्तों। 43वां प्रश्न देखिएगा, कौन सी बोली देवनागरी, गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी मिलती है तथा इस बोली में जोधराज ने हम्मीर रासो और शंकरदेव ने भीमविलास लिखा है? बहुत स्टार प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए कौन सी है दोस्तों? मेवाती, अहिरवाटी, ढूंढाड़ी या मेवाड़ी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अहिरवाटी, जिसको राठी भी बोला जाता है दोस्तों। अहिरवाटी या राठी में ये साहित्य मिलता है दोस्तों, जिसमें जोधराज ने हम्मीर रासो और शंकरदेव ने भीमविलास भी लिखा है। नेक्स्ट देखिएगा 44वां प्रश्न, राजपूतों में प्रचलित बोली जिसमें मारवाड़ी एवं मालवी का मिश्रण पाया जाता है, ये कर्कशता लिए हुए बोली है दोस्तों। तो ये मालवी की एक उपबोली माना जाता है दोस्तों। कौन सी उपबोली है दोस्तों? तो कौन सी है दोस्तों ये? तो ये है दोस्तों रांगड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये है रांगड़ी उपबोली। किसकी उपबोली माना जाता है इसको? मालवी की। किस में बोला जाता है दोस्तों? राजपूतों में प्रचलित है और ये कर्कशता लिए हुए हैं। 45वां प्रश्न देखिएगा, असंगत विकल्प कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, असंगत विकल्प कौन सा है? तो बताइएगा, खेराड़ी, सिरोही, शाहपुरा और बूंदी में बिल्कुल बोली जाती है दोस्तों। गोड़वाड़ी जो कि गोड़वाड़ लूनी नदी का बेसिन है उसमें बोली जाती है जालोर पाली में। और नागरचोल टोंक और सवाई माधोपुर में बोली जाती है क्या दोस्तों? चौरासी सवाई माधोपुर में बोली जाती है क्या? तो दोस्तों नागरचोल सही है, टोंक सवाई माधोपुर में बोली जाती है, जबकि चौरासी, जी हाँ दोस्तों, चौरासी बोली जो है ये सवाई माधोपुर में नहीं बोली जाती है। इसको टोंक जयपुर में बोला जाता है। टोंक और जयपुर में बोला जाता है दोस्तों चौरासी को, जबकि सवाई माधोपुर में बोली जाती है एक बोली जिसको काठेड़ी बोला जाता है दोस्तों। कौन सी बोली बोली जाती है सवाई माधोपुर में? काठेड़ी। जी हाँ दोस्तों, काठेड़ी बोली जाती है सवाई माधोपुर में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। जी हाँ दोस्तों, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न, असंगत विकल्प कौन सा है? क्षेत्र और बोलियों के संदर्भ में असंगत विकल्प का आपको चयन करना है दोस्तों। तो बताइएगा, धावड़ी उदयपुर में बोली जाती है क्योंकि धावड़ी के वृक्ष, धोक के वृक्ष यहीं पाए जाते हैं ज़्यादा। और सोंदवाड़ी झालावाड़ में बोली जाती है। जगरोती कहाँ बोली जाती है दोस्तों? आपको बताना है। रांगड़ी, जी हाँ दोस्तों, रांगड़ी धौलपुर और भरतपुर में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों जगरोती है, जगरोती करौली में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? जगरोती करौली में बोली जाती है। जबकि बाड़मेर में कौन सी बोली जाती है दोस्तों? बाड़मेर में जो बोली जाने वाली भाषा है या बोली है वो ढाटी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ढाटी बाड़मेर में बोली जाती है। इसको भी आप याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 47वां प्रश्न, देवड़ावाटी किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो देवड़ावाटी क्षेत्र के नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों। देवड़ावाटी सिरोही, देवड़ाओं का शासन जहाँ था सिरोही में, तो ये सिरोही में बोली जाती है। 48वां प्रश्न देखिए दोस्तों, असंगत विकल्प कौन सा है? तो सकत रासो गिरधर आशिया का है, हम्मीरायण भांडव व्यास की है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और राजरूपक किसकी है दोस्तों? आपको बताना है। शत्रुसाल रासो डूंगरसी की है। शत्रुसाल रासो किसकी है? डूंगरसी की है। तो दोस्तों गलत विकल्प कौन सा है दोस्तों इसमें? तो गलत विकल्प इसमें हो जाएगा दोस्तों अड़तालीसवां प्रश्न देखिएगा, असंगत विकल्प कौन सा है? रचना और लेखक सकत रासो गिरधर आशा की है, बिल्कुल सही है। हम्मीरायण भांडव व्यास की है, बिल्कुल सही है। शत्रुसाल रासो दोस्तों डूंगरसी की है। जी हाँ दोस्तों, शत्रुसाल डूंगरसी की है। राजरूपक चंद्रशेखर की नहीं है दोस्तों। तो ये विकल्प आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। राजरूपक किसकी रचना है मुझे कमेंट करके बताइए, और चंद्रशेखर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है पहले हमने चर्चा कर चुके हैं सभी की, तो इसको आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 49 वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, रतन रासो के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो बताइएगा। इसकी रचना चारण कवि जग्गा ने की, तो बिल्कुल की है दोस्तों। इसको वचनिका राठौड़ रतन सिंगरी महेश दासोत्री के नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल जाना जाता है। इसमें मुगल उत्तराधिकार के लिए हुए धर्मत युद्ध का विवरण मिलता है, तो मिलता है दोस्तों। उपयुक्त सभी जो है रतन रासो के संदर्भ में सही है दोस्तों। 50वां प्रश्न देखिएगा, असंगत विकल्प कौन सा है? रचना और लेखक के संदर्भ में लीलावती रासो किसने लिखा है दोस्तों? तो लीलावती रासो कवि कुशल धीर ने लिखा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। राजविलास किसने लिखा है दोस्तों? तो राजविलास जो लिखा है दोस्तों वो लिखा है कवि मान सिंह ने, बिल्कुल सही है दोस्तों। सत्य स्वरूप कवि दयाराम ने नहीं लिखा है दोस्तों। सत्य स्वरूप जो लिखा है दोस्तों कवि वृंद ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? कवि वृंद। जी हाँ दोस्तों, कवि वृंद ने लिखा है। और दोस्तों दयाराम, जी हाँ दोस्तों, कवि दयाराम ने जो लिखा है वो लिखा है राणा रासो। जी हाँ दोस्तों, राणा रासो जो लिखा है वो कवि दयाराम ने लिखा है, इसको याद रखना। जबकि सुजान चरित्र कवि सुदन ने लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प है सी वाला, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 51 प्रश्न, जगविलास व शेकार भाव किसकी कृतियां हैं? बिल्कुल स्टार प्रश्न है दोस्तों, तो बताइएगा जगविलास और शेकार भाव किसकी रचना है? तो ये नंदराम की रचना है दोस्तों, कवि नंदराम की रचना है। कवि खेतसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो कवि खेतसी ने लिखा है दोस्तों भाषा भारत। जी हाँ दोस्तों, भाषा भारत। जी हाँ दोस्तों, भाषा भारत है, भाषा भारत कवि खेतसी ने लिखा। और मंछाराम ने भी एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम रघुनाथ रूपक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है रघुनाथ रूपक। और दूसरा आड़ा ने लिखा है दोस्तों भीम विलास। जी हाँ दोस्तों, दूसरा आड़ा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? भीम विलास लिखा है दोस्तों, भीम विलास ग्रंथ दूसरा आड़ा ने लिखा है। 52वां प्रश्न देखिएगा, कौन सी कृति? जी हाँ दोस्तों, कौन सी कृति हेमरतन सूरी की है दोस्तों? तो हेमरतन सूरी की कृति कौन सी है? कौन 52वां प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सी कृति हेमरतन सूरी की है? तो समंतसार, गोरा बादल, पद्मिनी चौपाई, उषा कथा, उषा पुराण या वाराणसी विलास। तो दोस्तों गोरा बादल, पद्मिनी चौपाई जो है हेमरतन सूरी की है, जबकि समंतसार जो है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, समंतसार साईदान की है। किसकी है? साईदान की है। और दोस्तों कथा उषा पुराण जो है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, कथा उषा पुराण जो है ये किसकी रचना है? तो ये सूरजदान पूनिया की है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सूरजदान पूनिया की है। और वाराणसी विलास जो है ये कवि देवकर्ण की है। जी हाँ दोस्तों, कवि देवकर्ण की रचना है वाराणसी विलास, तो इसको भी आप याद रखना। 53वां प्रश्न, असंगत विकल्प कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, असंगत विकल्प कौन सा है? तो गुण गोविंद कल्याण दास ने लिखा, बुद्धि रासो कवि जलह ने लिखा, किरतार बावणी किसने लिखा? तो दोस्तों किरतार बावणी जो लिखा है वो दुरसा आड़ा ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? दुरसा आड़ा ने लिखा है।
दूसरा आड़ा ने लिखा है इसको, जबकि दोस्तों इसमें सांखला करम जी दे रखा है, जबकि सांखला करम जी ने क्या लिखा है, तो सांखला करम जी ने कृष्णरी वैली लिखी है दोस्तों, कृष्णरी वैली लिखी है। वैली कृष्ण रुक्मणीरी ख्याल वो अलग है दोस्तों, उसके पहले ही इन्होंने सांखला करम जी ने इस ग्रंथ को लिखा था। जबकि केहर प्रकाश जो है दोस्तों वो बख्तावर जी का है। केहर प्रकाश किसका है, बख्तावर जी का है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 54वां प्रश्न, त्रिया विनोद और अश्वमेघ यज्ञ किसकी रचना है दोस्तों, तो बताइएगा दोस्तों किसकी रचनाएं हैं ये। तो दोस्तों ये रचनाएं हैं मुरलीधर की। जी हाँ दोस्तों, ये मुरलीधर की रचना है। और तो बताइए अमरनाथ जोगी ने क्या लिखी, तो अमरनाथ जोगी ने लिखी है दोस्तों गलालेंग। गलालेंग नाम से एक रचना लिखी है, गलालेंग। जी हाँ दोस्तों, यही नाम है इसका, गलालेंग लिखा है इन्होंने। और दोस्तों शिवदास, जी हाँ दोस्तों, शिवदास ने लिखा है गज गुण रूपक। गज गुण रूपक लिखा है किसने, शिवदास ने गज गुण रूपक लिखा है। और बादरदाड़ी ने वीरमायण लिखा है दोस्तों। बादरदाड़ी ने क्या लिखा है, वीरमायण लिखा है दोस्तों। इसको भी आप याद रखना है। तो सारी ही कृतियां महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 55वां प्रश्न, मलय सुंदरी कथा व पृथ्वीराज वाग विलास किसकी रचना है दोस्तों, तो ये किसकी रचना है दोस्तों, तो यह जो रचनाएं हैं ये विट्ठल दास की है दोस्तों। किसकी रचना है, विट्ठल दास की रचना है। तो इसमें और भी नाम है लेखकों के, उन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे, तो असाइयत ने हंसावली लिखा है दोस्तों। पहले भी हमने चर्चा की है, कौन सी रचना लिखी है इन्होंने, हंसावली। श्रीधर व्यास ने क्या लिखा, रणमल छंद। जी हाँ दोस्तों, रणमल छंद इन्होंने लिखा है। और श्री कृष्ण भट्ट ने कौन सा लिखा है, तो श्री कृष्ण भट्ट ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है ईश्वर विलास महाकाव्यम। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर विलास महाकाव्यम जो ग्रंथ लिखा है वो लिखा है श्री कृष्ण भट्ट ने। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद रखना दोस्तों, एक से बढ़कर एक प्रश्न है। और मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, अगर आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों, अगर आपने व्याख्या को ढंग से सुना है, समझा है तो। ओके दोस्तों, तो बहुत मेहनत करने के बाद में ये वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आया था दोस्तों मैं। तो ये है वीडियो का अंत। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू।